हेलो फ्रेंड, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो हम बीपीएससी तैयारी 4.0 के लिए हम यहाँ पे भी घटना चक्र के पूर्व अवलोकन को हम यहाँ पर बुक की एनालिसिस करा रहे हैं, जिसमें से आज हम कल के क्लास से जहाँ पर हमने कंप्लीट किया था आज हम उसी के आगे का कंप्लीट करेंगे। तो आज कैबिनेट मिशन योजना 1946 से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इसे देख सकते हैं। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर सकते हैं। जो चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी जरूर बजाएंगे। अगर आप इससे पहले के कई सारे बीपीएससी तैयारी 4 के या बीपीएससी पूर्व अवलोकन के हमने कई सारे वीडियो कंप्लीट कर चुका हूँ और नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। और पहली बार देख रहे हो तो ज़रूर आपको सब्सक्राइब करना चाहिए चैनल को। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन होगा कि कैबिनेट मिशन जो है, कैबिनेट मिशन निम्नलिखित में से किसके लिए भारत भेजा गया था? किसके लिए भारत भेजा गया था? तो इसमें से ऑप्शन केवल दूसरा ही सही होगा। सत्ता के हस्तांतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए भारत भेजा गया था कैबिनेट मिशन को। कैबिनेट मिशन जो है 1946 ईस्वी के, जिसके अध्यक्ष थे भारत के मंत्री जो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस तथा दो अन्य सदस्य थे स्टैफोर्ड क्रिप्स एवं ए.बी. अलेक्जेंडर थे, को भारत सत्ता के हस्तांतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए भेजा गया था। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी अध्यक्षता सर पी लॉरेंस के द्वारा किया गया था। कैबिनेट मिशन भारत में आया था तो ये किस सन में आया था और किस महीने में आया हुआ था? तो उपरोक्त में जो भी सन दिया गया है इनमें से नहीं आया था। तो ये भारत में आया था कैबिनेट मिशन 24 मार्च। तो 24 मार्च 1946 को आया था, जबकि 46 में कोई ऑप्शन है ही नहीं, इसलिए ये गलत है। इसलिए इसमें से उपरोक्त में से कोई नहीं सही होगा। तो ये आया था कैबिनेट मिशन 24 मार्च सन 1946 को, ये दिल्ली भारत में आया था। इसके जो अध्यक्ष की बात करें तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस अध्यक्ष थे तथा अन्य दो सदस्य जो स्टैफोर्ड क्रिप्स ये अध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रेड तथा ए.बी. अलेक्जेंडर ये नौसेना मंत्री थे। स्टैफोर्ड क्रिप्स जो थे ये अध्यक्ष थे बोर्ड ऑफ ट्रेड के और भारत सचिव थे पैथिक लॉरेंस। ये कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था? तो कैबिनेट मिशन भारत में आया था 24 मार्च सन 1946 को। इनमें से कौन 1946 ईस्वी में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का एक सदस्य नहीं था? तो इसमें से बी ऑप्शन सही है। रैमजे मैकडोनाल्ड जो थे ये कैबिनेट मिशन का एक सदस्य नहीं था। पांचवा क्वेश्चन है कि इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? तो इनमें से वेबल जो थे ये कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? तो इसमें अगर बात किया जाएगा तो जे एंड्रयूज जो थे ये कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। आप देख सकते हैं कितना सारे क्वेश्चन पिछले बीपीएससी में पूछा गया है। तो इस सब चीज़ों को आप बार बार रिवीजन करेंगे तभी आप इस सारी चीज़ों को, इन सभी प्रश्नों को आसानी से तैयार कर ले जाएंगे। तो फिर आपको केमिस्ट्री की और भी जो भी आपका कमज़ोर लग रहा, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, मैथ हो, जितने आप उसको रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, आपको सारे सब्जेक्ट बहुत ही आसानी से आते चले जाएंगे। इसलिए प्रैक्टिस बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेबल दोनों से वार्ताएं किया था? तो वो अबुल कलाम आज़ाद थे। वो कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेबल दोनों से वार्ताएं की थी? तो वो अबुल कलाम आज़ाद थे। अबुल कलाम आज़ाद वर्ष 1940 से 1946 तक के ये कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और इन्होंने क्रिप्स मिशन 1946 में तथा लॉर्ड वेबल 1945 में इन्होंने दोनों से वार्ताएं की थी। अंतरिम सरकार का गठन 1946 से संबंधित सूत्र हैं संबंधित प्रश्न है कि अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? तो लियाकत अली जो थे ये अंतरिम सरकार के वित्त मंत्री थे। पुनर्गठित अंतरिम सरकार जो अक्टूबर 1946 में गठित किया गया था,
अंतरिम सरकार अक्टूबर 1946 में गठित किया गया, जिसके वित्त मंत्री का पद लियाकत अली खान के पास, गृह विभाग सरदार पटेल के पास और विदेशी मामले एवं राष्ट्रमंडल विभाग जवाहरलाल नेहरू के पास था। तो वित्त मंत्री किसके पास था? वित्त मंत्री की अगर बात किया जाए तो ये लियाकत अली के पास था। गृह विभाग सरदार पटेल के पास में था। विदेश मामले एवं राष्ट्रमंडल का विभाग ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास में था। हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। ये वर्ष 1946 में ये बात किसने कही थी? तो सरदार पटेल ने ये बात कही थी। वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो इनके पास खाद्य एवं कृषि विभाग था। वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि विभाग, बलदेव सिंह के पास रक्षा विभाग, वल्लभ भाई पटेल के पास गृह विभाग था। आप यहाँ ध्यान देंगे कि बलदेव सिंह के पास रक्षा विभाग था। खाद्य एवं कृषि विभाग किसके पास था? ये राजेंद्र प्रसाद के पास था। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास में कौन सा विभाग था? तो इनके पास में विभाग था खाद्य एवं कृषि विभाग। खाद्य एवं कृषि विभाग ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास में था। 1946 में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया था? तो श्रम विभाग जो है जगजीवन राम को सौंपा गया। 1946 में बनी अंतिम सरकार में श्रम विभाग जगजीवन राम को दिया गया था। राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि विभाग दिया गया। सैयद अली जाहिर को विधि विभाग दिया गया था। राष्ट्रीय अंतरिम सरकार में रियासतों का विभाग कैसे दिया गया? राष्ट्रीय अंतरिम सरकार में रियासतों का विभाग कैसे दिया गया? तो ये बी सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को अंतरिम सरकार में देशी रियासतों गृह सूचना प्रसारण विभाग दिया गया था। भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता। 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने भारत में ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की थी? 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने भारत में ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा किया था? तो ये जून 1948 तक। 20 फरवरी 1947 को इटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स के समक्ष बयान दिया कि जून 1948 तक उनका भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित करने का इरादा है, परंतु साथ ही ये भी कहा कि यदि तब तक एक संविधान का निर्णय न किया गया तो ब्रिटेन को अधिकार होगा कि वो जिसे चाहे उसे शक्ति सौंप दे। मार्च 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय पद की शपथ दिलाई गई। उनका जो कार्य भारत से ब्रिटिश शक्ति को समेटना था, उन्हें सत्ता के हस्तांतरण के साथ यथासंभव भारत को संयुक्त रखने की विशेष हिदायत दी गई थी। तथापि उन्हें इस बात के लिए भी अधिकृत किया गया था कि वे भारत की परिवर्तित परिस्थितियों के अनुरूप निर्णय ले सकते हैं, ताकि ब्रिटेन सम्मानजनक रूप से न्यूनतम हानि के साथ भारत से हट सके। माउंटबेटन शीघ्र ही सत्ता हस्तांतरण संबंधी वार्ताओं के दौरान इस निष्कर्ष पर भी पहुंचे कि भारत का बंटवारा तथा विज्ञापन की स्थापना आवश्यक हो गई। इंग्लैंड में लॉर्ड्स के सदन में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक कब पारित हुआ था? इंग्लैंड में लॉर्ड्स के सदन में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक कब पारित हुआ? तो ये 16 जुलाई 1947 को पारित हुआ था। माउंटबेटन योजना के आधार पर 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पेश किया गया। 15 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स के द्वारा 16 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ लॉर्ड्स के द्वारा इस विधेयक को पारित कर दिया गया। तत्पश्चात विधेयक को राजकीय स्वीकृति 18 जुलाई 1947 को प्राप्त हुई। इनमें से किसने 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं खींचने के लिए स्थापित की गई 2 सीमा आयोगों का नेतृत्व किया था? तो ये सिरिल रेडक्लिफ थे।
इनमें से किसने 1947 में भारत पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा खींचने के लिए स्थापित की गई 2 सीमा आयोगों का नेतृत्व किया था? तो सिरिल रेडक्लिफ थे। जून 1947 में सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में 2 सीमा आयोगों बंगाल और पंजाब का गठन हुआ। इस आयोग के रिपोर्ट के आधार पर भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किया गया। राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो ये सरदार पटेल की अध्यक्षता में राज्य विभाग की स्थापना किया गया था। माउंटबेटन ने घोषणा किया कि विभाजनोपरांत अस्तित्व में आए 2 देश भारत और पाकिस्तान में पड़ने वाली देशी रियासतों के प्रश्नों का निपटारा पॉलिटिकल डिपार्टमेंट के स्थान पर स्टेट डिपार्टमेंट करेगा। नेहरू ने रियासतों के एकीकरण के लिए स्टेट डिपार्टमेंट का कार्यभार सरदार पटेल को सौंपा। सरदार पटेल 5 जुलाई 1947 को कार्यभार संभाला और बीपी मेनन ने उनके सचिव के रूप में जिम्मेदारी संभाली। किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया था? तो मौलाना हजरत मोहानी जी थे, जिन्होंने पहली बार 1921 में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया था। वर्ष 1921 के अहमदाबाद में हुए कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता में हकीम अजमल खान ने की थी। इस अधिवेशन में सर्वप्रथम मौलाना हजरत मोहानी ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग उठाई थी, किंतु महात्मा गांधी इस मांग के पक्ष में नहीं थे। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो ये उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे। भारत विभाजन सत्ता हस्तांतरित के समय जे.बी. कृपलानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ये 23 नवंबर 1946 के मेरठ अधिवेशन में अध्यक्ष बने और नवंबर 1947 तक अध्यक्ष रहे। इनके इस्तीफा देने के उपरांत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बन गए। वर्ष 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो उस समय अध्यक्षता जे.बी. कृपलानी के द्वारा किया गया। अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों को वर्ष 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे। वर्ष 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जे.बी. कृपलानी उस समय अध्यक्ष थे। अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जे.बी. कृपलानी। भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन में निम्नलिखित राजनीतिक पार्टियों में कौन सी पार्टी सत्ता में थी? उस समय कौन सी पार्टी सत्ता में थी? तो लिबरल पार्टी थी? नहीं, लिबरल ना होकर के लेबर पार्टी थी, इसलिए बी ऑप्शन क्या होगा? गलत होगा। तो उस समय लेबर पार्टी जो थी ये सत्ता में थी। भारत की स्वतंत्रता के समय क्लेमेंट आर एटली ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। उनका कार्यकाल 1945 से 51 तक था। उस दौरान ब्रिटेन में लेबर पार्टी सत्ता में था। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में ये घोषणा की कि वे अंग्रेज जून 1948 के पहले ही उत्तरदायी लोगों को सत्ता हस्तांतरित करने के उपरांत भारत छोड़ देंगे। स्वतंत्र भारत की अंतरिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी थे। श्री राजगोपालाचारी वर्ष 1948 से 50 के दौरान स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल थे। इस पद पर वे 26 जनवरी 1950 तक रहे और 1952 से 54 तक वे मद्रास के मुख्यमंत्री भी रहे। वर्ष 1962 में विभिन्न मुद्दों पर कांग्रेसी नेताओं से मतभेद के कारण उन्होंने कांग्रेस छोड़कर के स्वतंत्र पार्टी का गठन किया था। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। भारत का संवैधानिक विकास से संबंधित सूत्र ये है कि किस साल रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था?
तो रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था 1773 ईस्वी में। ब्रिटिश सरकार ने कंपनी में ब्याज भ्रष्टाचार एवं कुप्रशासन को दूर करने के लिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। इसके तहत मद्रास, मुंबई प्रेसिडेंसियों को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। बंगाल के गवर्नर को अब अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा गया। बंगाल का प्रथम गवर्नर वारेन हेस्टिंग को बनाया गया था। बंगाल का पहला गवर्नर वारेन हेस्टिंग को बनाया गया। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? तो ये 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट को पारित किया गया। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांत स्वीकार किया गया था कब? 1853 में। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को कब स्वीकार किया गया? 1853 में। 1853 के चार्टर एक्ट में ये व्यवस्था की गई कि नियंत्रण बोर्ड और उसके अन्य पदाधिकारियों का वेतन सरकार निश्चित करेगी, परंतु धन कंपनी देगी। डायरेक्टरों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई। इसमें 6 क्राउन के द्वारा मनोनीत किए जाने थे। इसमें प्रावधानित था कि नियुक्तियां अब प्रतियोगी परीक्षाओं के द्वारा की जाएंगी, जिसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट के बारे में क्या जानते हैं? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी हुई थी। तत्कालीन भारत सचिव एडविन मॉन्टेग्यू और वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट भारतीय परिषद अधिनियम 1919 बनी थी। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में पहली बार द्वैध शासन लागू किया गया था। निम्न में से किस अधिनियम में भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ किया गया था? पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ कब किया गया था? तो ये भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में किया गया था। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 मिंटे मार्लो और मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई, जिसके अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था किया गया था। गांधी जी ने कहा था, मार्ले मिंटो सुधार ने हमारा सर्वनाश कर दिया है। भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन किस अधिनियम के अंतर्गत हुआ था? तो ये भारत सरकार अधिनियम 1919। भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारत सचिव के कार्यभार को कम करने के लिए एक भारतीय उच्चायुक्त की नियुक्ति की गई। इसका कार्य भारत सरकार के लिए अस्त्र शस्त्र और अन्य सामान खरीदना, ठेका देना, व्यापारिक हितों को देखना और इंग्लैंड में पढ़ने वाले भारतीय विद्यार्थियों की देखभाल करना इत्यादि थे। उच्चायुक्त और उसके सहायकों के वेतन का व्यय भारत के साधनों से होना था। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, तो रिक्त स्थान भरना है कि नेहरू रिपोर्ट किसकी अध्यक्षता में एक छोटी कमेटी के द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय क्या था? तो ये तैयार किया गया था जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारत में स्थानीय स्वशासन, इसका एक प्रमुख विषय था। नहीं, इसका प्रमुख विषय मोतीलाल नेहरू के द्वारा तैयार किया गया था, नेहरू रिपोर्ट, और ये भारत में संवैधानिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए, अर्थात इसमें बी ऑप्शन नहीं, सी ऑप्शन सही होगा। तो नेहरू रिपोर्ट तैयार किया था मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी के द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय था भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं। साइमन आयोग को नियुक्त करने वाले अनुदारपंथी राज सचिव लॉर्ड बिरकेनहेड के अनुसार भारतीय लोग संवैधानिक सुधार के लिए ठोस प्रस्ताव बनाने में असमर्थ थे। उन्होंने कहा कि भारतीय ऐसा संविधान बनाने में असमर्थ हैं जिसको सभी भारतीयों का व्यापक राजनीतिक समर्थन प्राप्त हो। इस चुनौती को भारतीयों के द्वारा स्वीकार किया गया और एक योजना को अंतिम रूप देने के लिए फरवरी, मई और अगस्त 1928 में सर्वदलीय अधिवेशन आयोजित किए गए। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 8 सदस्यीय समिति ने अगस्त 1928 में प्रस्तावित संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया। इसको मोतीलाल नेहरू के नाम पर नेहरू रिपोर्ट नाम से बाद में जाना गया।
मोतीलाल नेहरू ही इस रिपोर्ट के लेखक थे। इसमें सांप्रदायिक आधार पर अलग निर्वाचन मंडल की मांग को अस्वीकार किया गया था। इस रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेट की मांग की गई थी। इसके अतिरिक्त अन्य सिफारिश भी की गई थी, जैसे सब वयस्कों के लिए मताधिकार, महिलाओं के लिए समान अधिकार, यूनियन बनाने की स्वतंत्रता, धर्म का हर प्रकार से राज्य से पृथक्करण। किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था? ये 1935 के अधिनियम में कहा गया था। 1935 के अधिनियम के बारे में कहा गया था कि जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई है जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं थे। 1935 के अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं। वे वर्ष 1947 से 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। वे पंचशील के प्रेरणा तथा गुट निरपेक्षता में विश्वास रखने वाले थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू। ब्रिटिश शासन में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? तो ये प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 जो है, ये ब्रिटिश शासन काल में संविधान के विकास में कानून ऐतिहासिक नहीं था। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान ब्रिटिश सरकार के द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर एक्ट 1833 तथा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 पारित किया गया था, जबकि प्रोडक्शन जो है 1919 पारित किया गया था, जबकि प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एंड 1955 भारतीय संसद के द्वारा पारित किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 को किसने गुलामी का चार्टर बताया था? तो गुलामी का चार्टर बताए थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। भारत सरकार अधिनियम 1935 को सुभाष चंद्र बोस ने गुलामी का चार्टर बताया। इस अधिनियम ने एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की, जिसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांत और भारतीय राज्य दोनों शामिल थे। इस अधिनियम के तहत केंद्रीय विधानमंडल द्विसदनीय था। भारत सरकार अधिनियम 1935 किसने समाप्त किया था? तो ये समाप्त हुआ था प्रांतीय द्वैशासन व्यवस्था के अंतर्गत। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने क्या समाप्त कर दिया था? तो इसने प्रांतीय द्वैशासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने प्रांतीय द्वैशासन व्यवस्था समाप्त करके प्रांतीय स्वायत्तता लागू की। फलतः आरक्षित एवं हस्तांतरित विषयों में भेद समाप्त हो गया। कुछ आरक्षणों सहित प्रांतों में पूर्ण उत्तरदायी सरकार स्थापित हो गई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया। तो ये दिसंबर 1946 में चुना गया था। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था? तो ये 1786 एक्ट के द्वारा मिला हुआ था। कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल तथा मुख्य सेनापति दोनों की शक्तियां लेना चाहता था। 1786 के एक्ट के अनुसार इसे स्वीकार कर लिया गया तथा विशेष अवस्था में अपनी परिषद के निर्णयों को रद्द करने तथा अपने निर्णयों को लागू करने का अधिकार भी गवर्नर जनरल को दे दिया गया। पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश संसद के द्वारा कब पारित हुआ था? तो ये 1784 ईस्वी में पारित हुआ। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी में पारित किया गया था और पिट्स इंडिया 1784 के मुख्य प्रावधान थे। कंपनी के नागरिक, सैन्य और राजस्व मामलों को बनाए रखने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी। भारत में गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्यों को घटा करके 3 सदस्य कर दिया गया। नागरिक और
सैन्य अधिकारियों को भारत और ब्रिटेन में अपनी संपत्तियों के विवरण का खुलासा करने के लिए कहा गया। द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है? तो द्वैत शासन का जनक ये सर लियोनिल कर्टिस को माना जाता है। सर लियोनिस कर्टिस को द्वैत शासन का जनक माना जाता है। उसके द्वैत शासन संबंधी विचार भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बना था। वर्ष 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो उस समय इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे कौन थे? तो 16 का पहला ही सही है। ये लॉर्ड जॉर्ज जो थे उस समय के प्रधानमंत्री थे। वर्ष 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री डेविड लॉयड जॉर्ज थे। ये वर्ष 1916 ईस्वी से 1922 ईस्वी तक इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रहे। मुदीवन कमेटी को किसकी कार्यप्रणाली पर रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त किया गया था? तो ये बी नंबर सही है, द्वैत प्रणाली। मुदीवन समिति या मुडीमैन समिति की नियुक्ति वर्ष 1924 में अलेक्जेंडर मुदीवन के नेतृत्व में हुई थी। इस समिति को भारतीय परिषद अधिनियम 1919 के तहत स्थापित संविधान पर द्वैत शासन के मुद्दे पर चर्चा व जांच के लिए नियुक्त किया गया था। ब्रिटिश सदस्यों के अलावा इसमें 4 भारतीय सदस्य भी थे। शिव स्वामी अय्यर, R.P. प्रांजपे, तेज बहादुर सप्रू, मोहम्मद अली जिन्ना। समिति ने अपनी रिपोर्ट वर्ष 1925 में दी थी। आधुनिक इतिहास और इससे विविध के प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न यह है कि यूनाइटेड किंगडम की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इनमें से उन्होंने 70 वर्षों तक शासन किया और 96 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई थी। यूनाइटेड किंगडम की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो उन्होंने 70 वर्षों तक शासन किया और 96 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। 8 सितंबर 2022 को यूनाइटेड किंगडम की महारानी क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय की 96 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई। वर्ष 1952 में एलिजाबेथ द्वितीय ने यूनाइटेड किंगडम की सत्ता संभाली थी। इस प्रकार उन्होंने 70 वर्षों तक शासन किया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो डी ऑप्शन इनमें से सब सही हैं। अर्थात राजा राममोहन राय नवीन शिक्षा के अग्रणी थे, ये सत्य है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने भारत भारतीयों के लिए नारा दिया था, ये भी सत्य है। और विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग भी लिया था। तो तीनों उपरोक्त में से सही हैं, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही है, एक से ज़्यादा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने भारत भारतीयों के लिए का नारा दिया और 1893 में शिकागो में हुए विश्व धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था। राजा राममोहन राय नवीन शिक्षा के अग्रणी थे, उन्हें आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है, अतः विकल्प डी सत्य है। फ्रांसीसी क्रांति के नारे स्वतंत्रता, समानता और पहला है भाईचारा ने पूरी दुनिया को प्रेरित किया था, अर्थात इसका पहला ऑप्शन सही है। समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व जिसे भाईचारा भी कहते हैं का नारा फ्रांस की राजक्रांति की देन है, जिसने न केवल फ्रांस अपितु पूरी दुनिया को प्रभावित किया। उल्लेखनीय है कि फ्रांसीसी क्रांति का शुरुआत 14 जुलाई 1789 को हुई थी। उस समय फ्रांस का राजा लुई 16वां था। थे। सर सैयद अहमद खान के सबसे कटु आलोचक कौन थे? तो सर सैयद अहमद खान के सबसे कटु आलोचक कहे जाते हैं जमालुद्दीन अफगानी। सर सैयद अहमद खान के सबसे कटालू आलोचक जमालुद्दीन अफगानी थे। वही अंग्रेजी शिक्षा एवं ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग के पक्ष में सबसे असरदार आंदोलन का प्रारंभ किया।
सैयद अहमद ने किया। सैयद अहमद खान ने कांग्रेस की स्थापना का विरोध किया और उसके विरोध में 1888 में यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना भी किया गया था। एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी भारत तथा अरब के संपूर्ण साहित्य से अधिक मूल्यवान है। ये कथन किसके द्वारा कहा गया था? तो ये कथन कहा गया था, इस कथन कहा था किसने? तो ये मैकाले के द्वारा कहा गया था। मैकाले का मानना था कि यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय एक अलमारी का तख्ता भारत एवं अरब के समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान है। मैकाले ने भारतीय संस्कृति की उपेक्षा करते हुए अंधविश्वासों का भंडार बताया। मैकाले भारतीयों में पाश्चात्य शिक्षा के प्रचार के साथ एक ऐसे समूह का निर्माण करना चाहता था जो रंग एवं रक्त से तो भारतीय हों पर विचारों, रुचि एवं बुद्धि से अंग्रेज हों। तो आज के लिए बस इतना ही पढ़ेंगे। शेष यहाँ से 6वें नंबर से क्वेश्चन से हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए अपने हित में दोस्तों के साथ। बीपीएससी तैयारी 4.0 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, तो आप इसे बार बार रिवीजन करते रहें, बार बार देखते रहें, तभी इसके सन को भी याद कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहें, मस्त रहें। नमस्कार।